हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BFM मॉड्यूल ए यूनिट 1 एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। तो इसमें हम समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, क्या फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लो मूव करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें, तो न्यूमेरिकल्स को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो बात करते हैं कि फॉरेक्स की ज़रूरत आई क्यों। क्या अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होती तो क्या हम काम नहीं कर पाते? तो अगर हम सोचें, पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम होता था इंडिया में। तो इंडिया में जब बार्टर सिस्टम होता था, इसमें हम क्या करते थे, एक गुड्स जो हमारे पास सरप्लस है वो हमने क्या किया, दूसरे को दिया, और दूसरे के पास जो सरप्लस है वो हम क्या करते थे, अपने पास लेते थे। या हमें जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो अगर दूसरे बंदे के पास है तो हम क्या करते थे, उससे गुड्स लिए, और उससे जो वो गुड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता था, हमसे लेता था। तो बेसिकली ये एक्सचेंज था बिटवीन गुड्स। तो ये तो गुड्स की बात हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रुपए, जब करेंसी का फॉर्मेशन हुआ, करेंसी की बात हुई, तो लोगों ने फिर करेंसी को एक्सेप्ट किया, और सारी मॉनेटरी वैल्यू को हमने क्या किया, करेंसी में स्पेसिफाई कर दिया। तो करेंसी की बात करें तो हर एक कंट्री की अपनी एक अलग करेंसी है। इंडिया का रुपया हो गया, इंडोनेशिया अगेन रुपया हो गया। अगर केनिया की बात करें तो केनिया का क्या है, सिलिंग है। अमेरिका US डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया अगेन डॉलर है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हर एक कंट्रीज़ की अपनी एक करेंसी है। तो उस करेंसी से क्या कर रहे हैं, वो अपने डोमेस्टिक ज्योग्राफिकल रीजन में क्या कर रहे हैं, दे आर डोमेस्टिक ज्योग्राफिकल रीजन में क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग परचेजेस एंड सेलिंग इट। तो अब बात आती है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज सपोज USA। तो जब तक 1991 था तब तक हमारा क्या था, मार्केट ओपन नहीं था। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ तो हमने क्या किया, हमने दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड स्टार्ट किया। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं और साथ ही साथ इंपोर्ट भी करते हैं। तो जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज़ कीजिए हमने क्या किया, USA से लेटर सपोज कोई कार परचेज़ की। जब हमने ये कार परचेज़ किया तो हम क्या देखेंगे कि ये कार है, सपोज़ इन इंडियन रुपीज़ इट कॉस्ट ₹10 lakhs, इन USA डॉलर सपोज इट कॉस्ट अराउंड X डॉलर इन वैल्यू। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम USA से ये कार इंडिया मंगाएंगे तो क्या हम 10 लाख रुपए USA को देंगे? तो आंसर है नहीं, USA विल नॉट एक्सेप्ट दिस करेंसी। क्यों? क्योंकि USA बोलेगा कि वी आर हैविंग अ करेंसी इन डॉलर, सो यू विल हैव टू पे इन डॉलर। तो आप क्या करेंगे, आप ये 10 लाख रुपए आप लेके बैंक के पास जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि बैंक प्लीज़ गिव मी डॉलर इन एक्सचेंज ऑफ दिस रुपी। तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है, मैं 10 लाख रुपए के बदले आपको एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर दे रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, ये एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर यू विल पे टू USA कंपनी एंड USA कंपनी विल गिव यू द कार। तो इसलिए हमें क्या हो गया, फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट आई। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज। तो जब फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे तो हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि क्या 10 लाख रुपए जो इंडियन करेंसी में, क्या USA डॉलर में इसकी वैल्यू क्या 10 लाख होगी, क्या इससे ज़्यादा होगी या क्या इससे कम होगी? तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट की। तो समझते हैं पहले इतने टॉपिक्स को, फिर हम मूव करेंगे फर्दर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द वर्ल्ड ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर एंड कैपिटल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, export of services, they all need the for exchange of currency of one country to the currency of another country।
ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कार का। अगर हम सपोज कीजिए यूएसए घूमने जाते हैं, फ्रांस घूमने जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी आर नॉट सपोज टू कैरी रुपी, वी आर सपोज टू कैरी देयर कॉरस्पॉन्डिंग करेंसी दैट इज बीइंग रन इन दैट कंट्री। तो अगर यूएसए में डॉलर चल रहा है तो हम ऑब्वियस सी बात है वहाँ डॉलर लेके जाएंगे। अगर हम जापान जाते हैं, येन चल रहा है तो जापान की करेंसी येन है, तो हम क्या करेंगे, जापान जाएंगे तो येन कैरी करके जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की करेंसी क्या है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी क्या होती है, यूरो में होती है। तो कहने का मतलब है कि तब जाके धीरे धीरे क्या हुआ, हमें इसकी नीड फेल हुई और हमने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज का कंसेप्ट लेके आए। सो द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया टू यूएसए आर पेड इन यूएसए डॉलर, वेयर द एक्सपोर्टर नीड्स टू कन्वर्ट द यूएसडी प्रोसीड ऑफ द बिल इनटू इंडियन रुपीज। अब यहाँ पे देख रहे हैं द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया, इंडिया में हमने क्या किया, गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, टू यूएसए आर पेड इन यूएस डॉलर्स, और जब हम इसको पे कर रहे हैं वी आर पेइंग इन यूएसडी डॉलर्स, वेयर द एक्सपोर्टर नीड्स टू कन्वर्ट यूएसए डॉलर प्रोसीड्स ऑफ द बिल इनटू इंडियन रुपीज एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सपोज कीजिए जब हमने एक्सपोर्ट किया, हमने उनको गुड्स दिया, अब वो क्या करेंगे, उसके बदले हमें डॉलर देंगे। क्या डॉलर हमारी करेंसी हमारे कंट्री में चलेगा, नहीं, हमें क्या चाहिए, रुपया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर दे आर पेइंग इन डॉलर तो हम क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, उसको एक्सचेंज करके रुपये में कन्वर्ट करेंगे, या हम क्या करेंगे, आई विल आस्क फॉर हिम टू कन्वर्ट दिस डॉलर इनटू रुपीज एंड पे। तो इस तरीके से क्या हुआ, 10 कन्वर्जन ऑफ करेंसीज फ्रॉम द करेंसी ऑफ इनवॉइस टू द होम करेंसी ऑफ एक्सपोर्टर विल जनरली बी रिक्वायर्ड ऑफ फॉर ऑल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेशन एंड मार्केट्स। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताया। तो फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन करेंसी। और क्या क्या ये इंक्लूड करता है, ये जितने भी डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, बैलेंसेस हैं, बैलेंसेस पेबल इन व्हाट, पेबल इन फॉरेन करेंसी, इन एनी ड्राफ्ट्स, ट्रैवल चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम शॉर्ट में एलसी बोलते हैं, देन बिल ऑफ एक्सचेंज। सो ये सारे कंपोनेंट को क्या करता है, ये इंक्लूड करता है। नेक्स्ट, एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट द ऑप्शन ऑफ ड्रॉई और होल्डर देयर ऑफ और एनी पार्टी देयर टू either in Indian currency or in foreign currency or partly in one और partly in the other। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी वैसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में कंप्लीटली पे कर रहे हैं या फिर पार्टली कर रहे हैं, तो अगेन इट विल कंप्राइज इन दिस फॉरेन एक्सचेंज। So thus, broadly speaking, foreign exchange is all claims payable abroad, whether consisting of funds held in foreign currency with banks abroad or bill checks payable and abroad. So, in other words, हम क्या बोल सकते हैं, that foreign exchange transaction is a contract to exchange funds in one currency for funds in another currency at an agreed rate and arranged basis। एक particular rate पे हम agree करते हैं और on arranged basis हम क्या करते हैं, exchange करते हैं करेंसीज को। सो एक्सचेंज रेट दस डिनोट द प्राइस और द रेशियो और द वैल्यू एट विच वन करेंसी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था एक्सचेंज रेट, ये ट्रांजेक्शन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए 1 यूएस डॉलर, 1 यूएस डॉलर हम क्या बोल रहे हैं, सपोज 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज़। हम बोल रहे हैं कि 1 यूएस डॉलर क्या है, 70 रुपीज़ के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द एक्सचेंज रेट फॉर यूएस डॉलर। इट मीन्स अगर मेरे पास 1 यूएस डॉलर है या मेरे पास अगर 70 रुपये हैं तो उस 70 रुपये के बदले मुझे क्या मिलेंगे, 1 यूएस डॉलर मिलेंगे। अगर मेरे पास 140 रुपये हैं तो इसके बदले मुझे 2 यूएस डॉलर मिलेंगे। तो ये आपका एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है, ये हो गया
इंडियन करेंसी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे पर यूनिट हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। पर यूनिट का मतलब क्या हुआ, हम एक यूएस डॉलर ले रहे हैं। लेकिन कुछ करेंसीज, कुछ फॉरेन करेंसीज ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, वो 100 यूनिट्स को कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम केन्या की करेंसी की बात करते हैं, तो केन्या की करेंसी क्या है, केन्या की करेंसी सीलिंग है। तो जब हम इसको इंडियन रुपीज़ में एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 100 सीलिंग बराबर सपोज 100 रुपीज़। उसी तरीके से अगर हम इंडोनेशियन रुपी में अगर बात करेंगे तो अगेन हम क्या लिखेंगे, 100 इंडोनेशियन रुपी इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। तो कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, 100 के यूनिट्स में क्या कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम जापान का येन लेते हैं, ये 3 करेंसी याद रखिएगा, इसको भी क्या करेंगे, 100 येन बराबर ₹. तो ये क्या है, ये हम पर 100 यूनिट्स में करते हैं। लेकिन अगर यूएस डॉलर की हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, 1 यूएस डॉलर। अगर हम यूरो की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 यूरो इक्वल टू दिस मच रुपीज़, सपोज 110 रुपीज़। उसी तरीके से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगेन लेटर सपोज 95 रुपीज़। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम पर यूनिट क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा जो एक्सचेंज रेट है ये पर यूनिट भी होता है कुछ फॉरेन करेंसी के हिसाब से, और कुछ के हिसाब से पर 100 यूनिट्स भी होते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू दिस मच और 1 यूरो इज इक्वल टू दिस मच यूरो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डॉलर को इंडियन रुपीज़ में एक्सप्रेस किया, और एक फॉरेन करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे फॉरेन करेंसी को, मतलब यूरो की अगर हम बात करें तो 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मच, 1.07 यूएस डॉलर। और यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ यहाँ पे एक होता है डायरेक्ट रेट और एक होता है इनडायरेक्ट रेट। ये मेरे पहले कंसेप्ट इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप जब इस टॉपिक्स के गो थ्रू करेंगे तो मैं वहाँ पे दोबारा बताऊँगा तो आपका कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट रेट में कंसेप्ट क्या होता है, डायरेक्ट रेट हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंडिया में। और जब हम इंडिया में यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा है, आई विल बाई एट लोअर प्राइस। हम क्या करेंगे, कम प्राइस पे खरीदेंगे और सेल किस पे करेंगे, विल सेल एट हाई प्राइस। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो 1 यूएस डॉलर है वो किस में आ जाएगा, 1 यूएस डॉलर सपोज 100 रुपीज़ है, तो ये किस में आ जाएगा, इट विल कम अंदर डायरेक्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 1 यूएस डॉलर की वैल्यू बता रहे हैं इन इंडियन रुपीज़, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्ट रेट बोलते हैं। उसी तरीके से इनडायरेक्ट रेट में अगर हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया और न्यूजीलैंड डॉलर हो गया। तो अगर हम ये 4 करेंसी देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इट विल टॉक अबाउट इनडायरेक्ट रेट। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट है तो पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। पार्टिसिपेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक बिजनेस एंटिटीज हो सकते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक हो सकते हैं, अगेन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। मतलब जिनको भी फॉरेन करेंसी में डील करना है दे विल हैव टू गो थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, और वहाँ पे क्या करेंगे, जाके वो करेंसी की डीलिंग करेंगे। नेक्स्ट, द वर्ल्ड करेंसी मार्केट इज वेरी लार्ज मार्केट विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मेजर पार्टिसिपेंट। अब मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है, आरबीआई। इसी तरीके से हर एक बैंक के अपने क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं। तो सेंट्रल बैंक दे हेल्प इन व्हाट, दे हेल्प इन मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। वो क्या करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं।
जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स क्या हो गया है, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं और हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज 500 तक पहुंच गया, $500 पहुंच गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कहाँ ये 300 पे हुआ करता था, आज के टाइम में ये 500 पे आ गया है। सो सेंट्रल बैंक्स मैनेजिंग देयर फॉरेक्स रिजर्व्स एंड यूजिंग करेंसी मार्केट्स स्ट्राइव्स टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी एंड स्मूदन आउट द वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी। तो ये क्या करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं और किसी भी तरह से वॉलेटिलिटी को कर्टन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा है कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन एक्सचेंजिंग द फॉरेन करेंसीज। सो दे ऑफरिंग एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टू देयर बिग एंड रिटेल क्लाइंट्स एंड हेजिंग एंड इन्वेस्टिंग देयर ओन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड बैंक्स। सो मूविंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यूजिंग एक्सचेंज मार्केट एज अ व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट एज ऑल्सो हेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस कंट्रीज एंड करेंसीज। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स अगेन क्या करते हैं, ये फंड को मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। जैसे अगर सपोज कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो एक हो गया स्टॉक मार्केट में इंडियन के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेल परचेज कर रहे हैं। सेम अगर सपोज कि कोई फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बोल रहा है कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो वो क्या करेंगे, दे विल अप्रोच थ्रू FPI रूट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड दे विल हैव टू कॉन्टैक्ट FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स फॉर द सेम। नेक्स्ट आपका फॉरेक्स ब्रोकर्स। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं, वी आर हैविंग ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज एन इंटरमीडिएट किसके बीच में, आपका सेलर और बायर के बीच में। उसी तरीके से फॉरेक्स में भी क्या होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल और परचेज में डील करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉर्पोरेशंस मीन्स मूविंग फंड्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड करेंसीज फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ट्रांजेक्शन्स और इवन स्पेकुलेशन इन करेंसी मार्केट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, अगेन फंड मूव कर रहे हैं किसमें, डिफरेंट कंट्रीज में एंड करेंसीज फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ट्रांजेक्शन्स, और ताकि उस पैसे से क्या कर सकें, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ट्रांजेक्शन कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। तो इंडिविजुअल्स क्या करता है, उसको क्यों ज़रूरत है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, ट्रेड कर सके, या फिर कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, या ट्रैवल एंड टूरिज्म नीड्स। सो आपको ये काफ़ी सरप्राइजिंग होगा जान के कि जितना टोटल टर्नओवर पर डे का ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट मेंटेन करती है, उसका मात्र 2% ही पूरे वर्ल्ड का डेली का टर्नओवर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट मे बी सरप्राइजिंग टू नोट दैट द ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट हैंडल्स अ टोटल टर्नओवर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $5.1 ट्रिलियन। $5.1 ट्रिलियन का टर्नओवर पर डे फॉरेक्स मार्केट हैंडल कर रही है, while the daily world trade turnover is how much, only 2% of this forex turnover. This means that around 98% of global forex trading relates to investment. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2% ही अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो 98% है दैट इज बीइंग यूज फॉर व्हाट, दैट इज बीइंग यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या फिर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। द इंडियन फॉरेक्स मार्केट्स टू ट्रेड ओवर $34 बिलियन पर डे। इवन जो इंडियन फॉरेक्स मार्केट है उसका जो ट्रेड है वो कितना, पर डे का जो ट्रेड है $34 बिलियन, which is again a good multiple of India's average daily export-import trade turnover, mostly because of a regulatory exchange control regime and restrictive flow of foreign currency. ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं। आपने फेमा का नाम सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले क्या था, फेरा था। तो फेरा और फेमा को लाने का बेसिक पर्पस ये था, फेरा को रिप्लेस करके फेमा लाया गया था। बेसिक पर्पस ये था कि हम क्या कर सकें, जो फॉरेन करेंसी मार्केट है इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकें और इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में रन कर सकें। नेक्स्ट, फॉरेक्स मार्केट हाईली डायनेमिक, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। हर 4 सेकेंड पे आपका प्राइस चेंज होता है।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पर डे कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज द एक्सचेंज रेट ऑफ मेजर करेंसीज, जब भी हम मेजर करेंसीज की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्टली 4 करेंसीज। वो यूएस डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, फिर चाइना की करेंसी जिसको हम रेनमिनबी भी बोलते हैं, और जापानीज येन। ये 4 मेजर करेंसीज हम लोग जनरली काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इवन जीबीपी भी इसमें काउंट होते हैं। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है पर यूएस डॉलर, ये एक एग्जाम्पल, ये क्या सिग्निफाई करता है ये हम आपको बताएंगे आगे। इट फ्लक्चुएट एवरी 4 सेकेंड, मतलब हर 4 सेकेंड पे आपका क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है प्राइस का, विच इफेक्टिवली मीन्स इट रजिस्टर्ड 21,600 चेंजेस इन अ डे। आप इमेजिन कर सकते हैं 21,600 चेंजेस पर डे ये क्या कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। कैलकुलेशन देख सकते हैं, 4 सेकेंड पे फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपका कितना हो जाएगा 15 इंटू 60 इंटू 24। तो ये एक दिन का कैलकुलेशन हो गया। नाउ दैट मीन्स दैट यू लुक असाइड फॉर अ मोमेंट एंड व्हेन यू टर्न बैक फॉर द रेट द सेम कुड हैव मूव्ड ईदर वे। मतलब अभी सपोज कीजिए आपने देखा कि रेट है, लेट अस सपोज हम बोल रहे हैं 1 यूएस डॉलर का जो रेट है ये 70.1252। आपने क्या देखा कि 4 सेकंड के बाद ये चेंज होके 62 हो गया, फिर अगले 4 सेकंड में आपने क्या देखा 70.12, अगेन 48 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। तो लाइक दिस ये हर 4 सेकंड पे क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। तो पर डे का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 15 इंटू 60 इंटू 24। तो ये कितना आ जाएगा 21,600। इतनी बार क्या होता है, ये फ्लक्चुएट करता है। और हम अगर इसके ऑपरेशन की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट कब ऑपरेट करता है, ये आपका मंडे से फ्राइडे जनरली ऑपरेट करता है। लेकिन जो आपके गल्फ़ कंट्रीज, जो सऊदी अरेबिया, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, वहाँ पे क्या होता है सैटरडे और संडे भी क्या होता है ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉरेक्स मार्केट्स यूजुअली ऑपरेट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ग्लोबली एक्सेप्ट फॉर द मिडिल ईस्ट और अदर इस्लामिक कंट्रीज विच फंक्शन ऑन सैटरडे एंड संडे विद रेस्ट्रिक्शंस टू कैटर द लोकल नीड्स। लोकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करते हैं, सैटरडे संडे को भी ओपन रहते हैं, लेकिन फ्राइडे को क्या करते हैं, वो क्लोज रखते हैं। सो द बल्क ऑफ द फॉरेक्स मार्केट्स आर OTC। सो बल्क ऑफ द फॉरेक्स मार्केट मोस्टली आपका फॉरेक्स मार्केट कहाँ पे है, OTC। OTC क्या होता है, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, इमिडिएटली ट्रेड्स को कंक्लूड कर रहे हैं। ट्रेड्स आर कंक्लूड थ्रू टेलीफोनिक और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। मतलब वो क्या हो रहा है, वो काफ़ी वो इमीडिएट हो रहा है। नेक्स्ट, बैंक्स इन लंडन क्वाइट कॉमनली डील विद बैंक्स इन पेरिस, फ्रैंकफर्ट आपका जर्मनी में है, मुंबई एंड न्यूयॉर्क एंड इवन इन टोक्यो और सिंगापुर विच आर टोटली इन अ डिफरेंट टाइम जोन। तो आपको पता है कि हर एक का टाइम जोन अलग है, और जब हम ग्लोबली डील कर रहे हैं तो हो सकता है आज यहाँ दिन है तो कल वहाँ रात है, आज यहाँ छुट्टी है तो कल वहाँ छुट्टी नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, ये 24/7 क्या होता है, ये वर्क करता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर वर्किंग है तो वहाँ पे वर्किंग होगी। और एक ट्रेड तभी पॉसिबल होता है जब आपका वर्किंग क्या हो, दोनों जगह पॉसिबल हो। मतलब अगर हम एग्जांपल संडे को लेते हैं, संडे क्या है इंडिया में ऑफ है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, ये क्या होगा संडे को मार्केट ओपन रहेगा। तो हम जब ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेड क्या हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम जब हम मेंशन करते हैं T+1 डे T+2 डे, जो हम अभी आपको बताएंगे स्पॉट रेडी स्पॉट रेट और फॉरवर्ड में, तो यहाँ पे देख रहे हैं T+1 मीन्स व्हाट, ये ट्रेडिंग डे होता है
और ट्रेडिंग डे क्या होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए, मतलब यहाँ भी ओपन होना चाहिए मार्केट और यहाँ भी होना चाहिए। अगेन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए सऊदी, अगर हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं तो फ्राइडे में क्या है, सऊदी अरेबिया मार्केट बंद है, यहाँ पे क्या है, ओपन है। अगेन ये क्या है, ट्रेडिंग नॉट पॉसिबल। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए मंडे को आपका ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, यूएस डॉलर ये भी ओपन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है, ये वो आपका 1 डे काउंट होगा। नेक्स्ट, नाउ विद द इंटरनेट accessibility on the mobile and downloading the app of the market players, the forex markets can be accessed anytime any place। तो अब वही आपको पता है कि हम डिजिटल एरा में हैं और हम लोग सारी चीज़ों को क्या करते हैं, रियल टाइम में कर लेते हैं। दस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज, तो अगर हम एज ए होल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखा। सबसे पहला, इट्स अ 24 आवर। दूसरा, इट्स अ ओवर द काउंटर मार्केट, मतलब थ्रू टेलीफोनिक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड्स को कंक्लूड कर रहे हैं। अगेन अ ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर्स, कोई बैरियर नहीं है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अ मार्केट दैट सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज, यहाँ पे आपने देखा कि जो वॉल्यूम यूएस डॉलर का है पर डे का जो टर्नओवर है 5.1 ट्रिलियन, तो इमेजिन कर सकते हैं कि इसका मात्र 2% ही क्या है आपका फॉरेक्स का टर्नओवर और 98% इज इन्वेस्टमेंट। अगेन इट्स अ हाईली लिक्विड मार्केट, हाई फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं, हर 4 सेकंड पे क्या हो रहा है, करेंसी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हाई फ्लक्चुएशन हो गया। देन सेटलमेंट्स अफेक्टेड बाय द टाइम जोन फैक्टर, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया जो वर्किंग डेज का, इसमें क्या होगा, सेटलमेंट में डिफरेंस आएगा क्योंकि हर का टाइम जोन क्या है, अलग है। नेक्स्ट, मार्केट्स अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स, हर एक कंट्री का अपने एक पॉलिसीज है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट्स। ये जो चेक प्रोग्रेस कॉलम है इसको हम सेपरेटली अलग वीडियो में डील करेंगे। तो फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द कोटेशंस इन द फॉरेक्स मार्केट डिपेंड ऑन द डिलीवरी टाइप ऑफ फॉरेन करेंसीज, दैट इज एक्सचेंज ऑफ स्ट्रीम ऑफ टू करेंसी बीइंग डील्ड विद। स्पॉट रेट आपने सुना होगा, रेडी होगा, फॉरवर्ड होगा, तो ये सारे हम क्या करेंगे, अभी डील करेंगे। द स्पॉट रेट बीइंग द बेस कोट्स इन द फॉरेक्स मार्केट आर मोर डायनेमिक। स्पॉट रेट को क्यों हम डायनेमिक बोलते हैं, तो ये समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको चारों रेट समझाता हूँ। रेडी, टॉम, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। अगर हम रेडी की बात करें तो रेडी में क्या होगा, सेम डे सेटलमेंट होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टी डेज में सेटल हो जाएगा। टॉम में क्या होगा, T+1, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे में क्या होगा, ये 1 क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज अ वर्किंग डे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे में क्या होगा, टॉम होगा। स्पॉट में क्या होगा, T+2, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे। और फॉरवर्ड क्या होगा, अदर देन रेडी, टॉम एंड स्पॉट, मतलब ग्रेटर देन T+2 वर्किंग डेज। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मई 2021 को मैंने एक ट्रांजेक्शन किया, तो अगर हम रेडी की बात करें तो रेडी में क्या होगा, 1 मई को सेटल हो जाएगा। अगर हम टॉम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 मई में सेटल हो जाएगा, ये टॉम हो गया। अगर स्पॉट की बात करें तो 3 मई में सेटल हो गया। और इसके बियॉन्ड आप कोई भी डेट लें, चाहे वो 28 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 31 हो, चाहे वो नेक्स्ट मंथ हो, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये आपके फॉरवर्ड में आ जाएंगे। तो अभी इतना ही जानते हैं, फिर जब हम इसको इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं इसमें और डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पे ये समझ रहे थे कि स्पॉट रेट ये मोस्ट डायनेमिक क्यों होता है, तो इसको समझते हैं। स्पॉट रेट को हम क्यों ज़्यादा डायनेमिक बोलते हैं।
ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने देखा कि जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, जो ट्रांजेक्शन, सपोज़ कीजिए आप भी अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज़ कीजिए आपने आज ट्रांजेक्शन किया, सपोज़ कीजिए डे 1 मंडे है, आपने मंडे को ट्रांजेक्शन किया, तो आप एक दिन का कम से कम आप चाहेंगे कि एक दिन का गैप मिले ताकि हम अपने बिजनेस और उसको प्रॉपर तरीके से देख लें और फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, हम सेटल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेटलमेंट कब हो रहा है, T+2 डे में हो रहा है। तो ये T+2 डे क्या है, दिस इज स्पॉट। इसलिए क्या होता है, जो स्पॉट है ये मोर डायनेमिक है और सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल रीजंस, दिस इंक्लूड all those causes or events which affect the basic economy and monetary policy of the concerned government. The causes normally affect the long-term exchange rates, while in short run, many of these are found ineffective. So in long run, exchange rates of all currencies are linked to fundamentals. अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो जितने भी एक्सचेंज रेट हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल्स पे बेस्ड होते हैं। फंडामेंटल्स क्या, पहला आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, फिर आपका है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है आपका फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिटिकल इश्यूज। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, दिस इज बेसिकली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। किसके बीच हो रहा है, किसी के बीच हो रहा होगा, बिटवीन, हम बोल सकते हैं रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कि हम क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसको हम और स्पेसिफिक बोल सकते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक पार्टिकुलर पीरियड में क्या कर रहे हैं, जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो जनरली अ सरप्लस लीड्स टू स्ट्रॉन्गर होम करेंसी वाले डेफिसिट वीकेंस द सेम। जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अदर वर्ल्ड के साथ, अदर कंट्रीज के साथ, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका जो एक्सपोर्ट हो दैट शुड बी ग्रेटर सो दैट यू कैन अर्न मोर फॉरेक्स एज कंपेयर टू व्हाट यू गिव इन इम्पोर्ट। तो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या डिनोट करता है, कि आपका जो होम करेंसी है दैट इज स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मीन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जीडीपी से। तो जीडीपी अगर आपका हाई है तो हाई ग्रोथ रेट आपका क्या बताएगा, इट लीड्स टू अ राइज इन इम्पोर्ट्स एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी। तो हाई ग्रोथ होगा तो होम करेंसी क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, जिससे क्या होगा, इंपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इसमें दो होता है, एक एक्सपेंशनरी होता है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी होता है। एक्सपेंशनरी मतलब हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेस को कम कर रहे हैं। सो इन एक्सपेंशनरी पॉलिसी लोअर टैक्सेस कैन लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक करती है। सो द वे अ सेंट्रल बैंक अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल इंटरेस्ट एंड मनी सप्लाई कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड देयर कंट्री। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मेन हमारा फोकस क्या होता है, मेन फोकस होता है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है, जो मनी सप्लाई है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी को रन कर सकें, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आता है, आपका करेंसी पे आता है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट क्या, हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट टेंड टू अट्रैक्ट ओवरसीज कैपिटल। अगर डोमेस्टिक रेट्स हाई है तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ओवरसीज कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा एंड दस द करेंसी, और इससे क्या हो जाएगा, करेंसी शॉर्ट टर्म में एप्रिसिएट कर जाएगा। इन द लॉन्गर टर्म हाउवर हायर इंटरेस्ट रेट स्लो द इकोनॉमी। लेकिन लॉन्गर टर्म में क्या होता है, अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और करेंसी आपकी क्या हो जाएगी, वीकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होगा तभी आपका क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा, तभी आपका क्या होगा, एक स्टेडी करेंसी होगा। सो दिस वर द फंडामेंटल रीजन्स
जो एक्सचेंज रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम टेक्निकल रीजन्स की बात करते हैं। तो अगर हम टेक्निकल रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल्स कैन लीड टू एन अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ अ करेंसी। आपको पता है कि गवर्नमेंट करेंसी को एप्रिसिएट कर सकती है, डिप्रिसिएट कर सकती है। तो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, इट कैन लीड टू अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ अ करेंसी रिजल्टिंग वायलेंट मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट्स, जिसके कारण आपका एक्सचेंज रेट में क्या होता है, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त आपका क्या होता है, चेंजेस होते हैं। अगेन फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल मूवमेंट कैन अफेक्ट एक्सचेंज रेट टू अ लार्जर एक्सटेंट। दिस इज अ फिनोमिनन विच वॉज सीन इन इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, कोरिया ड्यूरिंग द साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ 1997। तो जब आपका एक्सचेंज रेट काफ़ी फ्लक्चुएट करेगा, काफ़ी हाई हो जाएगा, तो आपकी करेंसी इतना ज़्यादा वीकन हो जाएगी कि आप क्या करेंगे, आप करेंसी से परचेज करना बंद कर देंगे। और ये आपका देखने को कब मिला था, जब आपका ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ था। उस समय जो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, कोरिया में यहाँ पे ये फिनोमेनन देखने को मिला था। अगेन ह्यूज सरप्लस जनरेटिंग द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज सच एज ओपेक कंट्रीज। ओपेक मीन्स while petroleum exporting countries, due to sudden spurt in petroleum prices which could not be utilized in these countries had to be invested overseas. This created a huge movement of capital overseas and resultant appreciation of the currency for the country which got the influence of forex. अब यहाँ पे जो ओपेक कंट्रीज है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनके पास ह्यूज सरप्लस था और ड्यू टू सडन स्पर्ट मीन्स इंक्रीज, ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द पेट्रोलियम प्राइसेस, ये जो इनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो था वो जो अवेलेबल था उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सका एंड दिस हैड टू बी इन्वेस्टेड ओवरसीज। अब इसके कारण क्या हुआ, आपका फॉरेक्स फंड का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो हुआ। जब फॉरेक्स फंड का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो हुआ तो आपका करेंसी क्या होगा, ये आपका अप्रिशिएट कर जाएगा। नेक्स्ट आपका स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज रेट में। अगर हमको ये लगता है कि करेंसी अभी डी वैल्यू होने वाली है तो हम क्या करेंगे, तुरंत सेल परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन एन एक्सपेक्टेशन दैट अ करेंसी विल बी डी वैल्यूड द स्पेकुलेटर विद शॉर्ट्स द बेस करेंसी। अगर आपको लग रहा है कि करेंसी की वैल्यू कम होने वाली है, अभी 70 रुपये आपको मार्केट में किसी के थ्रू पता चला कि ये 65 होने वाली है, तो आप क्या करोगे, अगेन तुरंत इसको सेल करो। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। सो द स्पेकुलेटर विल शॉर्ट सेल द बेस करेंसी से डॉलर फॉर बाइंग इट बैक एट, और वो क्या करेगा, वो उसको सस्ते उसमें बेच देगा। फिर जब वो सस्ता होगा तो वो क्या करेगा, उसको परचेज करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हेजिंग भी बोलते हैं। आपने हेजिंग टर्म सुना होगा, आपको इसमें फ्रिक्वेंटली मिलेगा हेजिंग देखने को। तो हेजिंग में अगर हम देखें तो हेजिंग क्या है, इट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, जिससे हम क्या करते हैं, जो लॉसेस है उसको क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं, उसको कम करते हैं बाय टेकिंग अपोजिट पोजिशन इन द रिलेटेड एसेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको लग रहा है कि जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज इन्फोसिस, अगर आपको लग रहा है कि इन्फोसिस का शेयर अभी बढ़ने वाला है तो आप उसको होल्ड करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि इन्फोसिस का शेयर गिरने वाला है, आप क्या करेंगे, तुरंत आप करंट प्राइस पे उसको सेल कर देंगे, और जैसे ही वो प्राइस कम होगा आप क्या करेंगे, उसको फिर से परचेज कर लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड हेजिंग। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, टाइप्स एंड कैलकुलेशन। सो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। So due to vastness of the market operating in different time zones, most of the forex deals are done in spot basis। मैंने आपको बताया था स्पॉट बेसिस पे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन करते हैं। इट मीन्स दैट द डिलीवरी ऑफ फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे फॉलोइंग द डेट ऑफ डील एंड कॉन्ट्रैक्ट। जिस डेट को आपका डील होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके सेकेंड वर्किंग डेज में क्या होगा, आपका फंड का ट्रांजेक्शन या डिलीवरी हो पाएगा। So the rate at which such deals are done is known as spot rates. Spot rates are the base rates for other foreign exchange rates. So the date of release of funds on the date on which the exchange of currency actually takes place is also referred to। इसको हम वैल्यू डेट भी बोलते हैं और सेटलमेंट डेट भी बोलते हैं। जिस डेट को फंड डिलीवर हो रहा है तो वो वैल्यू डेट भी बोलते हैं और सेटलमेंट डेट। तो जो वैल्यू डेट और सेटलमेंट डेट है, जो एक्चुअल में डिलीवरी हो रहा है, तो हम
कितने टाइप से इसको सेटल कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एग्जाम्पल आपका पहला रेडी और कैश। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेम डे। रेडी में हमने क्या किया था, सेम डे। तो सेटलमेंट ऑफ फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे, दैट इज ऑन द डेट ऑफ द डील। इसको हम रेडी डील भी बोलते हैं और कैश डील भी बोलते हैं। एग्जाम्पल 3 अक्टूबर 2016 को अगर मंडे है, सेटलमेंट क्या हो जाएगा, सेम डे हो जाएगा। टॉम मीन्स व्हाट, टुमारो नेक्स्ट वर्किंग डे। सो सेटलमेंट ऑफ फंड विल टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। अगेन मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि 1 मई को अगर डील कर रहे हैं तो 2 मई को क्या होगा, वो डिलीवरी ऑफ फंड्स होगा। तो ये आपका क्या होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे जो हॉलीडे का जो पैरामीटर था वो भी यहाँ पे काउंट करेगा। तो यहाँ पे इफ द डेट ऑफ टॉम डील इज 3 अक्टूबर 2016, सेटलमेंट वुड बी व्हाट, 4 अक्टूबर नेक्स्ट वर्किंग डे, ट्यूजडे, प्रोवाइडेड इट इज़ अ वर्किंग डे फॉर द मार्केट्स डीलिंग एज वेल एज वेयर द करेंसी इज टू बी सेटल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मार्केट डील कर रहा है और जो इसको सेटल कर रहा है, दोनों के मार्केट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। जो मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखाया था कि यहाँ पे क्या था, इस केस में आपका मार्केट हर जगह ओपन था, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर ट्यूसडे हॉलीडे है इन ईदर ऑफ दी 2 कंट्रीज, अगर दोनों में से किसी भी एक कंट्रीज में हॉलीडे है तो सेटलमेंट क्या होगा, उसके अगले दिन होगा। नेक्स्ट आपका स्पॉट क्या होता है, T+2। सो इट टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर और फॉलोइंग द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डील। एग्जाम्पल 3 अक्टूबर को आपने डील किया था, सेटलमेंट कब होगा, 5 अक्टूबर को। और ये हम एज्यूम करते हैं कि ये मेरा 3rd को वर्किंग था, 4th को वर्किंग था, 5th को वर्किंग था। ये दोनों जगह होना चाहिए जहाँ पे डीलिंग हो रही है और जहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड इज T+X। एक्स हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अदर देन रेडी, टॉम एंड स्पॉट, रेस्ट आर फॉरवर्ड। सो इट टेक्स प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट के बाद कभी भी अगर सेटलमेंट होता है तो ये किस में काउंट होगा, फॉरवर्ड में काउंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स। तो स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द फॉरेक्स मार्केट ऑल रेट्स कोटेड आर जनरली स्पॉट रेट्स। The spot rates are for the delivery of currency or exchange of a stream of currency dealt in on the second working day from the date of deal or transaction. Again, on the other hand, when the delivery of currency is to take place at a date beyond the spot rate, that is beyond 2 working days, then it is called what? That is called forward transaction. Next आपका forward margins, premium and discount. प्रीमियम क्या होगा, अगर सपोज कीजिए हम बोल रहे हैं कि $1 इज इक्वल टू 70.1252। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 70.12, लेट अस सपोज 60, तो हम इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वी विल फाइंड 0.0008। तो ये डिफरेंस क्या है, दिस इज। और यहाँ पे एक मैंने कंसेप्ट आपको बताया था डायरेक्ट रेट का। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, बाई लो सेल हाई। तो अगर हम यहाँ इस एग्जांपल की बात करें तो आप जनरली देखेंगे $1 स्लैश लेट अस सपोज रुपीज़, और यहाँ पे लिखा होगा ₹70.1252 स्लैश ₹70.1260। अगर आपको इस तरीके से लिखा मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है बाइंग रेट, एक होता है सेलिंग रेट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बाइंग रेट कौन सा है और सेलिंग रेट कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डायरेक्ट रेट है या इनडायरेक्ट रेट है। तो डायरेक्ट रेट मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट रेट क्या होता है, डायरेक्ट रेट जो $, है दैट इज डायरेक्ट रेट। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंडियन करेंसी, $1 का रेट डायरेक्टली इंडियन करेंसीज में बता रहा है। और जो GBP है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये सारी क्या है, दीज आर द इनडायरेक्ट रेट्स। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट रेट है तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम क्या करेंगे, बाई लो। लो कौन सा है, दिस, इस पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। एंड सेल हाई,
इस पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये मेरा बाइंग रेट हो जाएगा, ये मेरा सेलिंग रेट हो जाएगा। और ये 1 USD स्लैश रुपीज़, इसको हम लिखने का पर्पस है, ये क्या होगा, ये बाइफर्केट हो जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा था। 1 USD इज दिस मच एंड अगेन 1 USD इज दिस मच, दिस इज फॉर बाइंग रेट एंड दिस इज फॉर सेलिंग रेट। और सेम अगर इनडायरेक्ट लेंगे, सपोज कीजिए GBP स्लैश $, है। अगर पहले GBP आ रहा है, यूरो आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ रहा है, न्यूजीलैंड डॉलर, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट रेट है। तो इसमें क्या होगा आपका, ये सपोज कीजिए आप, लेट अस सपोज अगेन 100.2050 एंड 100.2048। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, इनडायरेक्ट रेट। तो इनडायरेक्ट रेट में क्या होगा, इनडायरेक्ट रेट में हम क्या करते हैं, इसका उल्टा, मतलब बाई हाई एंड सेल लो। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो बाई हाई, तो बाई हाई, हाई कौन सा है ये, या इस एग्जांपल को इसको 48 करते हैं, इसको 50 करते हैं। तो बाई हाई, तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स बाइंग रेट एंड दिस बिकम्स व्हाट, सेलिंग रेट। तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को और डिटेल में समझेंगे तो उसमें मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट को दोबारा आपको बताऊंगा। हाँ, तो मैं प्रीमियम और डिस्काउंट की बात कर रहा था। तो ये जो है, ये क्या हो गया, दिस इज प्रीमियम। क्यों, क्योंकि हम सेल क्या कर रहे हैं, ज़्यादा में कर रहे हैं, और परचेज क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं कम में। सो इट कम्स एट प्रीमियम। और यही अगर सपोज कि वाइस वर्सा होता 70.1252 और 70.1248, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 0.0004 का जो है, ये क्या है, दिस इज डिस्काउंट। तो प्रीमियम जब भी होता है इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो फॉरवर्ड रेट ये क्या हुआ है, स्पॉट रेट से डिराइव हुआ है। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम होगा तो ऐड करेंगे और डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो टू सिंप्लीफाई, द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज हायर देन द कॉस्टलियर द स्पॉट रेट प्रेजेंट वैल्यू देन द करेंसी इज सेड टू बी एट प्रीमियम। अगर आपका फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ करेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पॉट प्रेजेंट वैल्यू, तो वो क्या होगा, करेंसी प्रीमियम में होगा। इफ द स्पॉट GBP अगेंस्ट $, इज बीइंग कोटेड एज, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं स्पॉट GBP अगेंस्ट $, इज बीइंग कोटेड एज 1.2100, और हम 1 मंथ फॉरवर्ड ले रहे हैं 1.2150। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, GBP इज व्हाट, GBP डियरर, GBP इज कॉस्टली। तो जब GBP कॉस्टली है तो वैल्यू 1 मंथ फॉरवर्ड एंड प्रीमियम ऑफ 50 पिप्स, ये दोनों का जो डिफरेंस है 1.2100 1.21, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, 50 पिप्स 0.0050 इज बीइंग पेड फॉर सेम। सिमिलरली इफ द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ करेंसी इज चीपर, अगर फॉरवर्ड वैल्यू करेंसी का अगर चीपर होगा देन द प्रेजेंट वैल्यू, देन द करेंसी इज सेड टू बी एट डिस्काउंट। तो ये काफ़ी दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अगर आपका फॉरवर्ड वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रीमियम, और फॉरवर्ड वैल्यू अगर कम है तो ये क्या होगा, डिस्काउंट। किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्पॉट रेट से। सो व्हेन द स्पॉट GBP इज कोटेड एज 1.2150 अगेंस्ट $, and 3 month forward is this much, while the GBP is at discount, the $, the other currency is at premium against the GBP. So let us take another example. Indian rupee spot being quoted as 68.10/11 against $, that is $1 is being bought at this much and sold at, जो मैंने आपको बाइंग और सेलिंग रेट बताया था। Now if 6 month premium being quoted as 68 and 69, हमने क्या किया, 6 मंथ प्रीमियम को कोट किया 68 और 69 पैसे में। सो इट मीन्स दैट $, इज बीइंग कोटेड डियरर इन फॉरवर्ड। तो हम क्या देख रहे हैं, फॉरवर्ड में क्या है, ये डियरर है, एंड इज बीइंग कोटेड एज 68.78 एंड 68.80। क्योंकि जब हम प्रीमियम वैल्यू लिखते हैं तो ये हम किस में ऐड करेंगे, 0.10 में ऐड करेंगे। यहाँ पे 68.10 और 68.11 है, और जो वैल्यू है ये क्या है, 68 और 69, 68 69। तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 68.69
68 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 68.80। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। इट मीन्स द यूएस डॉलर इज बीइंग कोटेड डियर इन फॉरवर्ड एंड इज बीइंग कोटेड एज 68.78/80। हेयर द यूएस डॉलर इज एट प्रीमियम वाइल द INR इज एट डिस्काउंट। यहाँ पे यूएस डॉलर क्या है, प्रीमियम में है और इंडियन करेंसी क्या है, डिस्काउंट में है। देयर आर मीनिंग दैट यूएस डॉलर इज कॉस्टलियर फॉर फ्यूचर वैल्यू वाइल द इंडियन रुपीज चीपर फॉर फ्यूचर वैल्यू। तो ये इससे हम ये असर्टन कर रहे हैं कि मेरा यूएस डॉलर क्या है, वो कॉस्टलियर है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूएस डॉलर हम देख रहे हैं फॉरवर्ड में क्या था, डियरर था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने से, 68 और 69 पैसे से। Thus a correlation is clearly established as the quotes are for a pair of currencies where one is exchanged for another, GBP US dollar / US dollar या INR। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हम GBP को US डॉलर में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को US डॉलर में एक्सचेंज करें या US डॉलर को रुपीज़ में करें या रुपीज़ को अगेन US डॉलर को SGD में करें या फिर यूरो को USD में करें, तो यहाँ पे ये सारे क्या हो गए, पेयर ऑफ करेंसीज हो गए। तो ये यूएस डॉलर, ये जापानीज येन हो गया, ये आपका क्या है, सिंगापुर डॉलर। दिस इज सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं Thus, trade balance is also balance of payment, other financial and fiscal status of countries' freedom to invest and move in and out, infrastructure and labor position, political stability and speculative activities. These are what? These are the various factors which affect the foreign exchange rate. So, in a perfect market with no restrictions on finance and trade, the interest factor is the basic factor in arriving the forward rate. जब हम परफेक्ट मार्केट की बात करते हैं जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ऑन फाइनेंस एंड ट्रेड, देन इन दैट केस द इंटरेस्ट फैक्टर इज द बेसिक फैक्टर इन अराइविंग द फॉरवर्ड रेट। नेक्स्ट टॉपिक आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे और इसको डिटेल में समझते हैं। As mentioned elsewhere, the price of the currency can be expressed either as 1 unit of home currency equal to so many units of foreign currency or as 1 unit of foreign currency equal to so many units of home currency। जैसे अगर सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 US डॉलर इज इक्वल टू ₹70, तो यहाँ पे 1 US डॉलर को इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ मैंने किया, और अगर 1 रुपी हमें कैलकुलेट करना है, सो इट विल बिकम व्हाट, 1/70 US डॉलर। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो इट विल कम व्हाट, 0 पॉइंट अगेन 0 देन 1 देन 4, 0.014। तो यहाँ पे हमने या तो हम फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में एक्सप्रेस किए या इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज किए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी कैन इधर करेंसी कैन बी एक्सप्रेस इधर 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इक्वल टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी और 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। तो जहाँ पे हम डायरेक्ट कोड की बात करते हैं, द लोकल करेंसी इज वेरिएबल। यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट कोड में, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है, लोकल करेंसी वेरिएबल होता है। लोकल करेंसी क्या होता है, वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल 1 US डॉलर इज 68.10। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द लोकल करेंसी ऑफ इंडिया, और ये क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। सो द रेट्स आर कॉल्ड डायरेक्ट एज, इसको क्यों डायरेक्ट बोलते हैं, एज द रुपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इज नोन डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि हमें इससे डायरेक्टली ये पता चल जा रहा है कि रुपी का फॉरेन करेंसी में कितनी कॉस्टिंग है।
दिस कोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड होम करेंसी, इसको हम होम करेंसी भी बोलते हैं और प्राइस कोटेशंस भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, इसमें लोकल करेंसी क्या होगी, फिक्स होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकल करेंसी क्या है, फिक्स है, वाइल द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी वेरीज, फॉरेन करेंसी क्या है, वेरीज। यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं ₹100 इज इक्वल टू 1.47 US डॉलर। So it will be worthwhile to mention that globally a practice is being followed where all currencies except a few are quoted as direct quotes. मोस्ट ऑफ द करेंसीज को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कोट करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, GBP हो गया, यूरो हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, ये क्या है एक्सेप्शंस है। और रेस्ट को क्या करते हैं हम डायरेक्ट कोट में करते हैं इन टर्म्स ऑफ USD, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ USD। सो 1 USD इज इक्वल टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ अनदर करेंसी। ओनली इन केस ऑफ, मैंने आपको बताया GBP, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर, द करेंसीज आर कोटेड एज इनडायरेक्ट टैक्स। इट मीन्स 1 GBP, 1 यूरो, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सो मेनी यूनिट्स ऑफ US डॉलर। तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, therefore the currency rates as generally quoted on a given day can be under, पहला आपका US डॉलर / INR, ये क्या है, ये हम देख के डिटरमाइन कर सकते हैं क्या डायरेक्ट रेट है, क्यों, क्योंकि पहले क्या है US डॉलर है, 1 US डॉलर इज इक्वल टू 68.10 INR और 1 US डॉलर इक्वल टू 68.11 INR, ये आपका डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। अगेन यूरो इन टर्म्स ऑफ USD इनडायरेक्ट, USD इन टर्म्स ऑफ जापान डायरेक्ट, USD इन टर्म्स ऑफ CHF अगेन ये डायरेक्ट हो गया, USD इन टर्म्स ऑफ SGD डायरेक्ट हो गया, USD अगेन डायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आपका क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट की बात करें, सो व्हेन वी डील इन द मार्केट वेयर रेट्स फॉर ए पर्टिकुलर करेंसी पेयर आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, द प्राइस फॉर सेट करेंसी पेयर इज देन ऑब्टेन इनडायरेक्टली। जैसे सपोज कीजिए हम बोल रहे हैं 1 US डॉलर / INR इज दिस मच, 1 GBP 1 USD इज दिस मच। तो अगर हमको GBP और INR का रिलेशन निकालना है तो वी रिक्वायर दिस एंड दिस ऑल्सो, क्योंकि इसका डायरेक्टली इसका क्या है, पेयर अवेलेबल नहीं है। सो व्हेन वी डील इन द मार्केट वेयर रेट्स फॉर अ पर्टिकुलर करेंसी पेयर आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, द प्राइस फॉर द सेट करेंसी पेयर इज देन ऑब्टेन इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेट मैकेनिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ US डॉलर, जो मैंने आपको दिया एग्जाम्पल, US डॉलर / INR दिस मच, GBP / दिस मच, देन टू GBP INR रेट वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो US डॉलर कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, GBP अपॉन INR विच विल कम एज दिस मच। नेक्स्ट आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट क्या होता है, जो आपकी मॉनेटरी ऑथोरिटीज है, मॉनेटरी ऑथोरिटीज मीन्स RBI सेंट्रल बैंक, अगर हम इंडिया की बात करें, अदरवाइज सेंट्रल बैंक जो फॉरेन कंट्रीज की है, तो अगर वो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है, सपोज $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस टाइम में $1 इक्वल टू 1 रुपीज़ था, आज के टाइम में $1 70 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा समय के साथ जो करेंसी है वो डी वैल्यू हुई है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल रेट मॉनेटरी ऑथोरिटीज फिक्स कर रही है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और फ्लोटिंग में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय व्हाट, मार्केट। मार्केट मीन्स व्हाट, सप्लाई एंड डिमांड। So here the composition of the currencies in the basket was decided upon a trade weight basis, that is on trade relation between countries whose currencies formed। तो जो जैसे हम IMF की बात करें तो IMF के पास क्या है, इस एक सेट ऑफ बास्केट है, उस बास्केट में क्या है, बहुत सारी करेंसीज को उसने ऑप्ट कर रखा है और उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसको हम SDR भी बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग रेट। तो वो क्या है, दैट इज अ सेट ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज। नेक्स्ट आपका बिड एंड ऑफर रेट। बिड एंड ऑफर रेट, बिड जो बाई रेट है उसको हम बिड रेट बोलते हैं, जो सेल रेट है उसको हम ऑफर रेट भी बोलते हैं। ऑफर रेट को अदरवाइज हम आस्क रेट भी बोलते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं द बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट्स आर ऑल्सो रेफर टू एज बिड एंड ऑफर रेट्स। सो इन US डॉलर INR quote of this much, the quoting bank is
और जो भी हम पर्सपेक्टिव लेते हैं वो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बैंक सेल कर रहा है या बैंक परचेज कर रहा है। सो द कोटिंग बैंक इज बिडिंग फॉर $68.10 एंड इज ऑफरिंग टू सेल द $68 68.11। मतलब बैंक क्या कर रहा है, बैंक 68.10 पे बिड कर रहा है, लेकिन सेल कितने पे ऑफर कर रहा है, 68.11 पे। ऑन द अदर हैंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं, GBP/USD 1.2100/10 द कोटिंग बैंक इज बिलिंग टू बाई, GBP किस पे बाई करना चाह रहा है, दिस मच, एंड बिलिंग टू सेल एट दिस मच। तो ये आपका जो मैंने आपको बताया था बाई लो सेल हाई, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपका एक्सचेंज अर्थमेटिक थ्योरेटिकल ओवरव्यू। सो पहले आपका चेन रूल। चेन रूल क्या है, इट इज यूज्ड इन अटेनिंग अ कंपैरिजन और रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज लिंक टुगेदर थ्रू अनदर और अदर क्वांटिटी एंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इक्वेशंस कमेंसिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन फॉर्म क्यूरी एंड कंट। सो ये चेन रूल बेसिकली क्या है कि हम क्या करते हैं, हम एक चेन डेवलप करते हैं जिसमें जो क्यूरीज हैं, जो इक्वेशन है, उसको हम क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं और उसको लिंक करते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। नेक्स्ट आपका परसेंट और पर मिले। परसेंट में क्या होता है, आपको पता है परसेंटेज का साइन मीन्स व्हाट, 1/100। इन द सिमिलर फैशन मिले की अगर बात करें तो दिस इज 1/1000। सो परसेंटेज इट इज 1 पार्ट इन एवरी 100 पार्ट्स, वाइल मिले पर मिले मीन्स पर 1000, दैट इज 1/1000। नेक्स्ट वैल्यू डेट। वैल्यू डेट मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस डेट में आपका जो सेटलमेंट हो रहा है तो वो आपका क्या है, वैल्यू। दिस इज टर्म यूज टू डिफाइन द डेट ऑन विच अ पेमेंट ऑफ फंड्स और एंट्री टू एन अकाउंट बिकम्स एक्चुअली इफेक्टिव। जिस डेट को इफेक्टिव हो रहा है, अगर स्पॉट रेट लेते हैं T+2 डे में, तो जो सेकेंड वर्किंग डे है उस वर्किंग डे में जो सेटलमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड वैल्यू डेट। रेडी की बात करें तो सेम डे में हो जाएगा और टॉम की बात करें तो T+1 में हो जाएगा। नेक्स्ट आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज। So arbitrages consist of simultaneous buying and selling of a commodity or currency in two or more markets to take advantage of temporary discrepancies in prices. So arbitrage क्या होता है, ये simultaneously buying and selling of a commodity or currency in two or more markets। मतलब आप क्या कर रहे हैं इसको ऐसे समझते हैं, आप क्या कर रहे हैं, $1 से सपोज कीजिए आपने 70 रुपीज़ दे के $1 परचेस किया। अब $1 को देके आपने सपोज कीजिए €1 परचेस कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। मतलब आपने दूसरी करेंसीज को परचेस करने के लिए क्या किया, दूसरी करेंसीज का सहारा लिया। तो आर्बिट्रेज कंसिस्ट ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, और ये क्या होता है, रियल टाइम में सेम डे में होता है। तो साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कम्युनिटी और करेंसी इन टू और मोर मार्केट्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दो मार्केट यूज कर रहे हैं। पहला मार्केट क्या है, रुपीज़ और डॉलर का है, दूसरा मार्केट क्या है, डॉलर और यूरो का है। सो टू टेक एडवांटेज ऑफ द टेम्पररी डिस्क्रिपेंसीज इन प्राइसेस। अब यहाँ पे आता है एक सिंपल और डायरेक्ट आर्बिट्रेज, एक 3 और मोर पॉइंट आर्बिट्रेज। तो अगर ट्रांजैक्शन हम दो सेंटर के बीच में कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड सिंपल और डायरेक्ट। और जहाँ पे एडिशनल सेंटर्स आर इन्वॉल्व द ऑपरेशन इज नोन एज कंपाउंड और 3 और मोर पॉइंट आर्बिट्रेज। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके, और हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशंस। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।